शुरुआत करते हैं जवाब देना पड़ेगी की और सीधे आपको ले चलते हैं अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर के पास। अदिति, ओवर टू यू। थैंक यू प्रिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है जवाब देना पड़ेगा में। एक तरफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नैरेटिव सेट किया आते ही ये कहा कि ये बहुत खास सत्र होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम विजय होकर आए हैं पहलगाम हमले के बाद। लेकिन वहीं विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और सवाल पूछा कि अभी तक आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अब यहां से आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हंगामा लगातार चल रहा है, विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला। तो आज जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष एकजुट होकर एक तो कानून व्यवस्था और दूसरा एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा करता रहा। काले कपड़े पहने, पोस्टर दिखाए और स्पीकर के पास जाकर जो वेल है वहां पर भी हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। इससे कई तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। एक तरफ लोकसभा सत्र जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश, तो वहीं एनडीए की सरकार बिहार को भी घेरने की कोशिश विधानसभा के अंदर। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर और एसआईआर के मुद्दों पर लगातार विपक्ष घेर रहा है, उन सभी सवालों का आज जवाब और इस चर्चा में लेंगे। मेरे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सवाल क्या है? कानून व्यवस्था पर जनता का असंतोष है और आए दिन बढ़ती आपराधिक घटनाएं हैं। एसआईआर पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे तमाम सवाल, लेकिन उससे पहले सुनिए ये सारी बातें। तो अपराध पर घेरने का काम करेंगे और बहुत से मुद्दे हैं बिहार में जो उसको घेरने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार में ही नहीं, देश में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सदन और सदन के बाहर में भी मामले को उठाने का काम करेंगे। एकदम बीजेपी के लोग अपराध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से ये लगता है कि राज करना चाहते हैं कि बिहार में राज हो। अब सपना छोड़ दीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने तय कर दिया। कहा नहीं जवाब होगा। अब कोई शीशा में बंदूक और राइफल का नली निकाल के कोई घूमता है, गाड़ी में कोई काला शीशा लगा के घूमता है। संगठित अपराध है, नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, छिटपुट घटना हो रही है। सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, साथ में अंश वत्स है, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, उसके बाद बादशाह आलम है आरजेडी के। आपका स्वागत है सभी का। मनोज दास मनु जेडीयू लीडर हैं और मुकेश कुमार मीना फॉर्मर डीजीपी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करूंगी मैं सबसे पहले ऋषभ तिवारी से। सर, जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा में आतंकवादी नहीं पकड़े गए, उसको लेकर लगातार हंगामा हुआ, 2 बार एडजर्न हो गई है, अब 2 बजे अभी शुरू होगी लोकसभा वापस। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा है और संसद में हंगामा हो रहा है। अब आप इसे विपक्ष की रणनीति समझिए, लेकिन ये बात तय है पर आप पे आपकी एनडीए की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद भारत 24 का चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाएंगे। हमारा काम है सकारात्मक रूप से कार्य को करना, वो हम कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे मैडम, इनके शासनकाल को लेकर हमारे शासनकाल में, तो बेशक तस्वीर और तकदीर दोनों हमने बिहार का बदलने का काम किया है, और ना केवल भ्रष्टाचार के रूप में, हर पहलू पे हमने अच्छा काम किया है। अब विषय निकल कर आता है कि आज इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों इस तरह सरेआम गोलियां चल रही हैं। मैं आपकी बात को स्पष्ट करता हूं, इस हत्या को कोई भी सरकार की जवाबदेही से अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता और कोई इसे जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप राजनीतिक कंपैरिजन की बात करेंगे, तो आज हत्याएं हो रही है तो अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। पहले हत्याएं होती थी तो बुलाकर टिकट दिया जाता था और शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को ताजपोशी किया जाता था। यह बेसिक डिफरेंस देखने को मिला है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं।
मैं आज नेशनल लेवल की राजनीति कर रहा हूं, दिल्ली में बेशक बैठ रहा हूं, पर मैं रहने वाला झारखंड का हूं और उस झारखंड का जिसका जन्म बिहार से हुआ है। और मैं वो दिन नहीं भूला हूं जब भागलपुर जाने के लिए गोड्डा से 6 घंटे लग जाते थे, रोड नहीं होता था बरसातों में। आज तो कहीं पुल अगर क्रैक हो रहा है तो उस समय तो पुल ही नहीं बना करता था। तो इस तरह का बदलाव हम लेकर आए हैं। ठीक है तिवारी साहब, मेरा एक सवाल आप ले लीजिए। तिवारी साहब जी, आपकी बात मैं समझ गई, हमारे सब दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक लगभग 52 से ज्यादा दौरे वो बिहार में कर चुके हैं। अभी भी जो उन्होंने अभी हाल ही में दौरा किया, उसके अलावा भी चुनाव से पहले वो जो 9 जिले हैं वहां पर दौरे करने वाले हैं। सवाल मेरा ये है कि हम अगर कंपैरिजन ही करते रहेंगे, एक उस लिहाज से, जनता के लिहाज से समझें, कंपैरिजन करना राजनीतिक बात है कि तब क्या होता था। अब सवाल ये है, जो अभी की जो नई युवा पीढ़ी है, जिससे आरजेडी का वो काल, लालू प्रसाद जी का या जंगल राज का वो काल नहीं देखा, उन्होंने तो केवल आपको देखा, उन्होंने तो केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखा, और वो क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि लगातार अपराध है, और आपके एडीजी ये कहते हैं, सरकार आपकी है, आपके एडीजी ये कहते हैं ये मौसम है अपराध का, ये मौसम, ये महीने हैं अपराध के। तो ये कितना आप जस्टिफाई करते हैं? क्या ये सब जो हो रहा है, जो ये डर खत्म हो गया है, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं पुराने और नए के आप कंपैरिजन के बीच में? मैम मुझे लगता है मैं क्या, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। इसमें कोई शक है क्या ये गलत हुआ है? बेशक गलत है, और कोई भी इस तरह का बयान देगा, भारतीय जनता पार्टी कतई खड़ा नहीं रहेगी, चिमटे से नहीं छुएगी ऐसे बयान को। लेकिन एक बात, आपने जो युवा पीढ़ी की बात कही है कि आज का युवा पीढ़ी तो आपको देख रहा है ना, बेशक मुझे देख रहा है, और वो युवा पीढ़ी ये भी देख रहा है कि इसी बिहार में 10 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वो युवा पीढ़ी इसी बिहार को देख रहा है कि स्टार्टअप के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। वो युवा पीढ़ी ये भी देख रहा है कि बाकी समय में जब उनके पिताजी उनको बताते, युवा पीढ़ी कोई कान के तरह, इनके तरह राजनीतिक मोतियाबिंद और राजनीतिक बहरापन लेके नहीं निकला है। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके पूर्वज बताते आए हैं कि हमने जो तकलीफ झेला बेटा, आज वो आपको नहीं झेलने को मिल रहा है। तो युवा पीढ़ी अवगत है, और इसलिए मैं अवगत कराने की बात करता हूं। इसका जवाब मैं बादशाह आलम साहब से ले लेती हूँ। बादशाह आलम साहब, आपके लिए जो कुछ कहा, जो अभी कार्यकाल चल रहा है, जो आप कोशिश कर रहे हैं, यही नजर आ रहा है आलम साहब कि आप केवल राजनीतिक बयानबाजी करके बरगला रहे हैं, आपके पास भी इस अपराध को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। और अभी तिवारी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना है। देखिए तिवारी जी जो युवाओं की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं कि अपराध को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अरे अपराध को आप जस्टिफाई नहीं करिए, आप इसको रोकिए, आपकी जिम्मेदारी है रोकने की। आप सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपके एडीजी आके कह रहे हैं कि किसान यहाँ जो है हत्याएं कर रहे हैं इसलिए कि बारिश नहीं हो रही है, वो खाली बैठे हुए हैं। क्या सारे किसान के, बिहार के किसानों को हत्यारा बता दिया आपने? और जो युवा है, युवा पीढ़ी को जो मिसाल देते हैं कि 15 साल पीछे चलो और 20 साल पीछे, 20 साल से तो ये हुकूमत कर रहे हैं, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज के हालात बिहार में क्या है कि आज का युवा, वहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को वहाँ शिक्षा चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। तो इसके ऊपर तो इनका कोई रोड मैप है नहीं। 20 साल से वहाँ ये सरकार चला रहे हैं, तो सबको पता है, आपका रोड मैप बताइए ना। तो अब हमारा जो महागठबंधन की जो सरकार अपना काम कर रही है कि भाई इस पर अपराध जो है जितना जल्द से जल्द होता है इस पर रोक लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। बिहार के अंदर एक रोड मैप हमारा है कि हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, युवाओं के लिए कि काफी चिंता हम लोग जताते हैं कि इनको कैसे रोजगार दिया जाए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, कैसे वहाँ के युवा अपने को सेफ महसूस करें। अगर अपने संवैधानिक अधिकार का वो करते हैं कि वहाँ धरना प्रदर्शन अगर करने के लिए निकल जाते हैं, आलम साहब मेरा सवाल ही तो ये है, मेरा सवाल ही तो ये है कि जिन युवाओं का जिक्र हम कर रहे हैं उनके माता पिता ने जंगल राज देखा है। अब जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि हम कैसे कानून व्यवस्था पर रोक लगाएंगे, क्या रोड मैप है, कैसे नौकरियां देंगे, ये रोड मैप क्या है? आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे अभी लगे हैं, 10 दिन नहीं हुए, तो किस तरीके से आप युवा हुआ, उनका परिवार हुआ जिसने जंगल राज देखा है, उसको कन्विंस कैसे करेंगे? भाई आज के डेट में आप जो है 2005 की बात कर रही हैं, आज 2025 में बैठ के ये युवा उस दौर को नहीं देखा है। आपका कहना सही है कि उनके माँ बाप ने देखा है, तो
उसी लकीर को हम पीटते रहेंगे कि 20 साल में इन्होंने बिहार के अंदर किस स्थिति में बिहार को पहुंचा दिया। 20 साल से ये कर क्या रहे हैं वहां, इनको इस पर सुधार नहीं लानी चाहिए थी। अगर उसको ये जंगल राज बताते हैं तो आजकल के तो घटनाओं को देख के लगता है कि महा जंगल राज चल रहा है बिहार के अंदर। आए दिन पारस जैसे हॉस्पिटल में किस तरह के वारदात हो रहे हैं। बिहार का कोई जिला खाली नहीं है जहाँ के मर्डर न हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपके आरोपों का मैं जवाब मनोज जी से ले लेती हूँ।